जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम और आपके बीच के फासले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। ऐसे में अगर आपने अपने माइंडसेट को चेंज नहीं किया तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अगर आपको एक सही माइंडसेट बनाए रखना है तो इन पंक्तियों को जरूर याद रखिएगा, जिससे कि आपको आगे का जो रास्ता है वो बहुत आसान हो। ठीक है, तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आप आ चुके हैं, इस माइंडसेट के साथ आप आ चुके हैं आपके अपने चैनल डिजिटल गुरु पे, जहां पे हम क्लास 10 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जहां पे हमने एक जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक था द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस के बारे में पढ़ा था। और वहां पे हमने देखा था कि यूरोप में कैसे जो मिडिल क्लासेस थी वो पहले से प्रिविलेजेस पे चले आ रहे हैं। अरिस्टोक्रेसी के जो प्रिविलेजेस थे उनको किस तरीके से चैलेंजेस पोज। यहाँ पे अपना जो नया टॉपिक है वो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको इस चैप्टर की, इस टॉपिक की खास करके पूरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि इस लिबरल का मीनिंग क्या है। लिबरल एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है लिबर और इसका एक्चुअल मीनिंग होता है फ्री। ठीक है, तो फ्री का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ फ्री में मिल रहा है या ऐसी चीजें। फ्री का मतलब होता है आपकी फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम से यहाँ पे कंसर्न है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब है यहाँ पे लिबरल से। अब इस लिबरलिज्म का नेशनलिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है इसको हम आगे देखते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी मतलब जैसे ही 1800 स्टार्ट होता है इसके बाद, तो अर्ली 19th सेंचुरी आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर क्लोजली अलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी मतलब क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है 1789 में और इस 1780 मतलब 18th सेंचुरी के लगभग एंड में। और इसके बाद जब 18th सेंचुरी में हम एंटर करते हैं तो वहां पे इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से काफी ज्यादा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फीयर पे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। कहां पे? फ्रांस में और साथ के साथ पूरे यूरोप में। तो इसमें एक अर्ली 19th सेंचुरी में क्या होता है, ये जो नेशनल यूनिटी है मतलब एक देश के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर जो यूनिटी है वो किससे क्लोजली रिलेटेड है, वो आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म से क्लोजली एसोसिएटेड। ठीक है, मतलब ये जो आइडिया है नेशनल यूनिटी का वो लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी के साथ पूरी तरीके से अटैच है। फॉर न्यू मिडिल क्लासेस liberalism meant individual freedom and equality of all before law। ठीक है, देखिए एक ही आइडियोलॉजी होती है और उसके मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो ये जो लिबरलिज्म है इसका जो न्यू मिडिल क्लासेस के बारे में हमने जो लास्ट टॉपिक में बात किया था उसके लिए क्या कंसर्न था, क्या मीनिंग था इसका, ठीक है, लिबरलिज्म का कि इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। आप सबसे पहले तो इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। इंडिविजुअल फ्रीडम में क्या हो गया कि आपको
राइट टू एक्सप्रेशन, आप अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने बता सकें। राइट टू मूव एनीवेयर, कहीं पे भी आप घूमने की आजादी हो, मतलब किसी तरीके की एज ए ह्यूमन बीइंग आपको कोई पाबंदी ना हो, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो बेसिक राइट्स होने चाहिए, जो बेसिक फ्रीडम होनी चाहिए, वो जरूर मिलना चाहिए। ये किसकी आइडिया थी? ये जो मिडिल क्लास के लोग थे उनकी, ठीक है। और दूसरी जो कंसेप्ट था इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजर में सब बराबर है, ठीक है। कोई किसी रीजन से है, स्पेसिफिक रीजन से, तो उसको प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी के किसी खास क्लास से बिलोंग करता है, उसको कोई प्रिविलेजेस हो, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, जो कि पहले 1789 से पहले यूरोप में था काफी जगहों पे। तो वो सारी चीजें इनको नहीं चाहिए। अब इसके पॉलिटिकल मायने क्या है? लिबरलिज्म एम्फसाइज द गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। दूसरी चीज, अगर हम इसको, इस लिबरलिज्म को पॉलिटिकल नजरिए से देखें, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन करें, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए बाय कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट का मतलब है कि आप, हम, सोसाइटी के सब लोग मिलकर तय करें कि हमारी गवर्नमेंट कौन होगी, ठीक है, हमारे ऊपर कौन रूल करेगा, ठीक है, कैसे रूल करेगा, क्या नेचर होगा गवर्नमेंट का, ठीक है, डेमोक्रेसी होगी या किस तरीके का सिस्टम हम अडॉप्ट करेंगे। ये सब लोगों का कंसेंट होना चाहिए। जो सोसाइटी में रहने वाले, किसी देश में रहने वाले लोग हैं, उनका कंसेंट होना चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए, ठीक है। उसकी सहमति से जो गवर्नमेंट बनेगी, दैट इज द गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस है। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी खास करके आपको कब? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर के ऑनवर्ड्स, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, ठीक है। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, तब से लिबरलिज्म का क्या मायने था कि क्या होना चाहिए? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी रूल खत्म होना चाहिए। मतलब जो सोसाइटी में कुछ गिने चुने लोग हैं, जो जिनका सोसाइटी में पहले से दबदबा है, इकोनॉमिकली वो साउंड है, वेल्थी है, उन लोगों का ही सिर्फ शासन चल रहा है, वो सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म होनी चाहिए। क्लरिकल प्रिविलेजेस मतलब कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि खास तरीके का टाइटल मिला हुआ है, उनको टैक्सेस से एग्जम्पशन है, उनको किसी तरीके की ड्यूटीज या कोई यो कह है कि ऑब्लिगेशंस नहीं है सोसाइटी के प्रति, ठीक है, वो सब चीजें खत्म होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक आपका क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें कि आपके कंट्री के जो कोड है या ये कह लें कि जितने भी लॉस है, रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें लिखी हो, सबका उसके प्रति आस्था हो, ठीक है, अबाइड बाय, ठीक है। दैट शुड बी देयर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि किसी खास लोकेलिटी में लोग अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें, भेजें पार्लियामेंट में कि उनके बिहाफ पे उनके एरिया का जो प्रॉब्लम्स है, जो उनकी मुश्किलें हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, उनको मतलब जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसके सामने वो रिप्रेजेंट कर सके, उसके सामने रख सके और उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, कोई लेजिस्लेशन लिया जाए। तो ये माने थे। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो ये जो पॉलिटिकल लेवल पे हमारा लिबरलिज्म का मीनिंग जो डिस्कस कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड करते हुए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वाज लिमिटेड टू प्रॉपर्टी ओनली मेन। मतलब क्या है कि अब तक 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में कहीं पे भी
ये जो यूनिवर्सल सफरेज है, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। राइट टू वोट सबको नहीं मिला हुआ, कुछ लिमिटेड क्राइटेरिया थे। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही हम देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन का क्राइटेरिया बनाया गया था। जो एक्टिव सिटीजन थे उन्हीं को ही सिर्फ राइट टू वोट दिया गया था, बाकी और विमेन और कुछ जो मेन थे, जो प्रॉपर्टी ओनर नहीं थे, उनको इससे बाहर रखा गया। ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीफ पीरियड ऑफ जैकोबिन्स ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉयड सफरेज। तो ये जो सफरेज है या राइट टू वोट, जैकोबिन का जो बहुत ब्रीफ रोल था 1793 से 94 तक का जो पीरियड है, ठीक है, 1 साल उन्होंने रूल किया फ्रांस में। और फ्रांस 1789 से लेकर के 1804 नेपोलियन बोनापार्ट जब तक रहा, तब तक अप्स एंड डाउन से गुजरता रहा। उसी बीच में 1793-94 के बीच जो जैकोबिन का पीरियड था, ठीक है, उनका रोल था। वहां पे हमें सभी एडल्ट मेल्स को ये राइट मिलते हुए दिखाई देता है। उसके बाद फिर से ये राइट उनसे छीन ली। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th century, women and non-property men organized opposition movements demanding equal political rights। मतलब क्या है कि 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, इन दोनों सेंचुरीज में विमेन, ठीक है, विमेन को बहुत सारे राइट मेल जो काउंटर पार्ट है उनके बराबर नहीं। तो विमेन और नॉन प्रॉपर्टी जो मेल थे, ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगहों पे मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते रहे, आंदोलन करते रहे, जिससे कि इनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिल सके। पॉलिटिकल राइट्स कौन से? जिससे कि वो वोट दे सके, ठीक है, अपनी सरकार चुन सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। ये 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और फाइनली 1946 में वुमेन को वहाँ राइट टू वोट मिला। कितना लंबा सफर है, कितना लंबा स्ट्रगल है, ठीक है, ये देखिए। तो ये था हमारा पॉलिटिकल लेवल पे लिबरलिज्म के क्या मायने हैं, इसको हमने देखा। और अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक स्फीयर पे इसका क्या मतलब है, इंटरनेशनलिज्म। चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो इस लिबरलिज्म का इकोनॉमिक स्फीयर में अगर हम मायने ढूंढने का प्रयास करें तो सबसे बेसिक इसका मीनिंग क्या है कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। मार्केट में किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिबरलिज्म में अगर जो लिबरलिज्म वाली आइडिया को अगर हम एनालाइज करें इकोनॉमिक स्फीयर में, तो वहां पे मार्केट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मार्केट पूरी तरीके से, मार्केट में फ्रीडम होनी चाहिए, ट्रेडर्स को, बिजनेस करने वाले को, ठीक है, गुड्स एंड जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसमें किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एबॉलिशन ऑफ स्टेट imposed restrictions on the movement of goods and capital, ठीक है। कैपिटल गुड्स के मूवमेंट पे किसी तरीके का स्टेट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए, कोई ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज नहीं होना चाहिए जिससे कि ट्रेड एंड कॉमर्स को चलाने में किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े ट्रेडर्स। इन 19th century it was strongly demanded by the emerging middle classes, ठीक है। ये जो मिडिल क्लास मतलब अमेजिंग इनके कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में, इट इज इनकम्पैरेबल, ठीक है। जो न्यू मिडिल, किसी भी सोसाइटी में जो मिडिल क्लास है, कोई भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल क्लासेस के द्वारा ही लाए जाते हैं। अपर क्लास कुछ नहीं लेना देना उसको, वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने में या स्टेटस जो मिला हुआ है उसी के साथ बिजी है। उनको नीचे क्या हो रहा है, नीचे के लेवल पे कुछ लेना देना नहीं है। नीचे के लोगों को उतनी अवेयरनेस ही नहीं होती है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलर होता है किसी भी सोसाइटी में वो होता है उसका मिडिल क्लास। तो ये जो मिडिल क्लास है इसने 19th सेंचुरी में स्ट्रांगली इस बात की डिमांड की कि
ये स्टेट इम्पोज जितने भी रिस्ट्रिक्शन है मार्केट के ऊपर, इसको पूरी तरीके से हटा लिया, किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल दें इसका, जीता जाता उस टाइम का एग्जाम्पल, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है जर्मनी। क्या जर्मनी वेयर काउंट्रीज स्मॉल प्रिंसिपलिटीज वेयर फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स बाय नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे वहाँ पे, और छोटे छोटे एरियाज थे, उनको 39 कॉन्फेडरेशन में 39 छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किए गए, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, ऑल दीज वेयर हैविंग इट्स ओन करेंसी वेट्स एंड मेजर्स। मतलब ये जो 39 प्रिंसिपलिटीज थी, जो 39 स्टेट्स थे, यहाँ पे सबके अपने अपने करेंसी होते हैं, सबके वेट सबके अलग अलग होते हैं, सबके मेजरमेंट्स अलग अलग होते हैं। कितनी परेशानी होती होगी, आपको सोच के देखिए कि अगर आपके इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, ठीक है, उन सारे स्टेट्स के करेंसी अलग अलग होते हैं, ठीक है, सबके वेट्स अलग अलग होते हैं। मतलब कहीं पे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो, तो कहीं पे 600 ग्राम हो, कहीं पे 700 ग्राम हो, कहीं पे 900 ग्राम हो, कहीं पे 850 ग्राम होता हो। तो कितनी दिक्कत होगी ट्रेडर्स को, कितनी ज़्यादा परेशानी होगी व्यापार करने वाले लोगों को। और मार्केट में क्या किसी भी लेवल पे गुड्स का, तो मार्केट में आपको सोच के देखिए कि किसी भी तरीके का कोई एक स्मूथ एक्सचेंज हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और अगले पॉइंट को देखते हैं। तो जर्मनी में ये जो 39 छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज हैं, इनसे दिक्कतें क्या आ रही हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, इनको समझिए, इनको देखिए कि इन 1833 a merchant traveling from Hamburg to Nuremberg to sell his goods had to pass through 11 custom barriers and to pay 5% custom duties and each point। अभी हमने क्या देखा कि ये जो 39 स्टेट्स थे, सबकी करेंसीज अलग अलग है, सबके वेट्स अलग अलग है, सबके मेजर्स अलग अलग है। मतलब जो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, जो मार्केट को फ्लरिश करने के लिए जो उसके पिलर्स हैं, वो यूनिफॉर्मिटी उसमें कहीं पे भी नहीं है। अब 1833 तक किस तरीके की व्यवस्था थी चल रही है? एक कोने से दूसरे कोने पर अगर एक मर्चेंट को व्यापार करने के लिए जाना है, ठीक है, कोई सामान बेचने जाना है, तो उसको क्या करना होता था? 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना होता था, ठीक है। अलग अलग कस्टम बैरियर्स होते थे जहाँ पे उसको कि जो उसका गुड्स होगा उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना होता, ठीक है। और रेट क्या होता था? 5% के हिसाब से उसको टैक्स पे करना होता। अब इसमें एक और चीज ये देखिए कि ये जो 5% टैक्सेस लगते थे उसके ऊपर, तो वेट्स के हिसाब से लगता था, मेजर्स के हिसाब से लगता था, क्या क्वांटिटी है गुड्स की, किस तरीके की क्वांटिटी है, इसके हिसाब से उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगाए जाते हैं, ठीक है। तो कितनी परेशानी है, जैसे मान लीजिए कि आप सोच के देखिए कि अगर एक व्यापारी इस एक पॉइंट से हैम्बर्ग है और उसको जाना है न्यूरेमबर्ग, तो यहाँ से 100 रुपीज का मान लीजिए सामान लेकर के चले। सिर्फ हम मॉनेटरी टर्म में ले रहे हैं, अभी वेट्स एंड मेजर्स के बारे में नहीं बात कर रहे, सिर्फ यही से समझ लीजिए कि अगर वो 100 रुपीज का सामान लेके चला और 5% हर जगह उसको इसके ऊपर टैक्स देना पड़े, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे, कैलकुलेट करके देखिएगा कि अल्टीमेटली उसको कितना टैक्स यहाँ पे पे करना पड़ेगा, और फिर फाइनली उसके गुड्स की कीमत क्या होगी वहाँ पे। आपको सोच के देखिए कि वहीं पे अगर कोई व्यापारी, जो लोकल व्यापारी होगा, वो सामान इस 100 रुपीज में ही बेचेगा, तो क्या इसका सामान कोई लेगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में ट्रेड करना कितना मुश्किल है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। आपको खुद फील होगा कि कोई फ्रीडम नहीं है। तो कभी भी आपके मन में उस टेरिटरी के प्रति, उस देश के प्रति, जो सिस्टम में आप रह रहे हैं, कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस किसी भी लेवल पे नहीं आए, जो कि जरूरी है किसकी? नेशनलिज्म के लिए। इट वॉज अ ग्रेट बैरियर इकोनॉमिक एक्सचेंजेस एंड ग्रोथ, ठीक है, बिल्कुल होगा।
अगर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक एक्सचेंज जब तक स्मूथली नहीं होगा, गुड्स का एक्सचेंज जब तक मार्केट में स्मूथली नहीं होगा, तब तक किसी भी तरीके का इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट करना मतलब वाइज नहीं है। द न्यू कॉमर्शियल क्लासेस are used for the creation of a unified economic territory for free movement of goods and capitals। ठीक है, तो ये जो नई कॉमर्शियल क्लास थी, ठीक है, जो नए व्यापारी वर्ग इमर्ज हो रहे थे, इनकी क्या डिमांड थी कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए, ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, इकोनॉमिक जो रूल्स है उसको इस तरीके से बनाया जाए कि एक यूनिफॉर्म इकोनॉमिक टेरिटरी हो, मतलब जिस टेरिटरी में आपको व्यापार करना है, जिस टेरिटरी में आपको ट्रेड करना है, वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी हो, पूरी सिस्टम यूनिफॉर्म, करेंसी एक हो, वेट्स एक हो, मेजर्स एक हो, ठीक है, टैक्स लिए जाए, कस्टम ड्यूटीज लिए जाए, लेकिन उसको मिनिमाइज कर दिया जाए, कम से कम कर दिया जाए, ठीक है, जिससे कि व्यापारियों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। फ्री मूवमेंट एंड इट शुड बी इंश्योर्ड टू व्हाट फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। ठीक है, जब तक गुड्स एंड कैपिटल्स के फ्री मूवमेंट को इंश्योर नहीं किया जा सकता है तब तक किसी भी तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करना चाहिए। तो ये व्यवस्था थी जर्मनी के एग्जाम्पल में लिया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब ये जो इतने छोटे छोटे स्टेट्स हैं और इसकी वजह से जो अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, तो ये जो परेशानियां आ रही हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जर्मन से। इन 1834 जोल्वेरिन क्या था? एक कस्टम यूनियन, ठीक है, मतलब जो अलग अलग कस्टम यूनियन, अभी हमने देखा कि हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाते टाइम किसी व्यापारी को 11 कस्टम पॉइंट्स पे टैक्स पे करना होता है। उन सबको मिलाकर एक यूनियन बनाया गया, दैट इज कॉल्ड द जोल्वेरिन। ठीक है, तो ये एक कस्टम यूनियन था। कब बना? 1834 में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सो इट वाज फॉर्म, और इसका इनिशिएटिव किसने लिया? प्रशिया, जो कि एक जर्मन 39 स्टेट्स में से एक भी था, इसने इनिशिएटिव लिया और बाद में मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स इस कस्टम यूनियन को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो क्या हम देख रहे हैं कि ये जो इतने एक्सपेंडेड प्रिंसिपलिटीज हैं उनको अब क्या किया जाए, उनके नंबर्स रिड्यूस किए जाए और एक कस्टम यूनियन बनाया। इस कस्टम यूनियन ने क्या इनिशिएटिव लिया? इट एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड reduced the numbers of currencies from 30 to 2। ठीक है, क्या क्या पहला इनिशिएटिव है? इन्हें टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया और जो पहले इवन 30 से भी ज्यादा करेंसीज हुआ करती थी प्रिंसिपलिटीज में, उसको कम कर दिया और उसको कम करके उनकी टोटल नंबर 2 कर दिया। इसके साथ ही क्या हुआ? क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क, रेलवे के एक्सपेंशन पे भी काफी खासा ध्यान दिया गया और इससे क्या हुआ? एक सिमुलेटेड मोबिलिटी, मतलब आवागमन को, आना जाना गुड्स का, ठीक है, काफी स्मूथ कर दिया। फिर इट ऑल्सो हार्नेस्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। इस तरीके से यहां से क्या होता है कि एक इकोनॉमिक लेवल पे इस कंट्री का, इस पूरे रीजन का यूनिफिकेशन, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि नेशनल यूनिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। जर्मनी के यूनिफिकेशन को लेकर के एक अलग टॉपिक ही है, जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन, ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। इसी चैप्टर में आगे हमें पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप देखें कि एक यूनिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुका है। अब इन सारी चीजों से क्या हुआ? एक वेव निकला, ठीक है,
वो वेव कौन सा था? इकोनॉमिक नेशनलिज्म का। ठीक है, एक जो सेंटिमेंट डेवलप हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट उस समय। ठीक है, इस वेव की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक नेशनलिज्म को और ज्यादा बल मिला और इससे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट उस समय और ज्यादा उभर के सामने आए। और यूरोप में इन सारी चीजों से अभी जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया, हम क्या देखा कि जो पहले ही वीडियो में हमने बताया था कि जो कंपोनेंट्स नेशनलिज्म के होने चाहिए, क्या होने चाहिए कि कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, कॉमन आइडेंटिटी हो, कॉमन पास्ट हो, कॉमन गोल हो। तो ये इन कॉमननेस की वजह से क्या होगा, नेशनलिज्म अपनी जड़ें मजबूत कर पाएगा। तो ये जो टॉपिक था हमारा लिबरल नेशनलिज्म, इसको हमने दो स्फीयर पे देखा। एक हमने देखा इकोनॉमिक स्फीयर पे और इसके पहले हमने देखा पॉलिटिकल स्फीयर पे किस तरीके से इस नेशनलिज्म को और ज्यादा मजबूत करने में यूरोप में इसने हेल्प की। आगे का जो हम टॉपिक लेके आएंगे वो होगा न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। ठीक है, तो उस टॉपिक में कुछ नई चीजें डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को बार बार प्ले करके आप अच्छे से देखिए, समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ डिजिटल गुरु चैनल में, जो आपका अपना चैनल है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा साहस और ज़्यादा बढ़ता है और आपके लिए और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिलती है। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो और वो भी इससे हेल्प ले सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डिजिटल को देखते रहने के लिए थैंक यू।